हाँ तो नमस्कार जी, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल दिशा साइंस क्लासेस पे। मैं ब्रिजेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। जल्दी से आप सभी लोग जुड़ जाइए। मैं आ चुका हूं, थोड़ी सी विलंब हुई, इसके लिए क्षमा चाहूंगा। ठीक है, थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाती है जिसकी वजह से क्लास 2-4 मिनट के लिए लेट हो जाते हैं। तो इसके लिए आप जो है थोड़ा सा मैनेज किया कीजिएगा। जी गुरुजी नींद ले रहे हैं का? नहीं जी गुरु, आपके गुरुजी नींद क्यों लेंगे? आपको जगा करके और हम नींद लेंगे, ऐसा हो सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता है जी। राधे राधे जी, सभी को राधे राधे, गुड इवनिंग, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल दिशा साइंस क्लास पे। मैं एक बात बता देना चाहूंगा आप लोगों को कि अभी भी इस परिवर्तन बैच का जो ऑफर है वो अवेलेबल है। तो जल्दी से जो भी बच्चे अभी तक जुड़े नहीं है तो कृपया जाकर के जल्दी से इनरोल हो जाइए। ठीक है, हाँ अपने दोस्तों को भी बता दीजिएगा कि अभी जो है इस परिवर्तन बैच का ऑफर चल रहा है। और ऑफर क्या है तो 90 यानी 999 में ये पूरे 1 साल का कोर्स मिल रहा है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश सभी, यानी कि आपको कुछ भी बाहर से अलग से आपको नहीं लेना है। ठीक है, हाँ जी। चलिए एक बार सभी लोग जुड़ जाइए। और आप लोग देख पा रहे होंगे कि हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं। हम लोग जो है कल के चैप्टर नंबर 2 समाप्त कर चुके थे और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 3। हाँ जी, चैप्टर नंबर 3 पढ़ने वाले हैं। तो आप सभी लोग कैसे हैं एक बार जरूर हमें बता दीजिएगा। जी हाँ, एक बार आप सभी लोग बताइए आप सभी लोग कैसे हैं। जी हाँ, हम लोग चैप्टर नंबर 3 की बात करेंगे। चैप्टर नंबर 3 में क्या पढ़ना है जी? चैप्टर नंबर 3 क्या है तो वनस्पति जगत है। क्या है जी? वनस्पति जगत, वही वनस्पति जगत जिसको ये R.H. विटेकर ने, किसने, यानी कि विटेकर नामक वैज्ञानिक ने वर्गीकरण पद्धति में, वर्गीकरण प्रणाली में किंगडम प्लांटी को दिया, उसी को हम लोग पढ़ने वाले हैं। बिल्कुल, जी हाँ, हाँ सब हम लोग समझेंगे कि ये किंगडम प्रणाली क्या होता है। मस्त है गुरुजी, वाह बहुत बढ़िया। हाँ हम बहुत अच्छे हैं जी, आप लोगों की दुआ है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम बहुत अच्छे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को हम करते हैं स्टार्ट। ये बायोलॉजी क्लास है, चैप्टर नंबर 3 आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। वनस्पति जगत पढ़ेंगे, यानी कि प्लांट किंगडम के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और एकदम मजे से देसी अंदाज में पढ़ने वाले हैं। ठीक है जी, हाँ बहुत अच्छा जी, बढ़ते हैं। बात अगर किया जाए बच्चा जी हम लोग है तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे 11वीं यानी 11th परिवर्तन बैच में हम लोग बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। एक बार मैं फिर से बताना चाहूंगा कि ये परिवर्तन बैच अभी ऑफर में चल रहा है। बिल्कुल, चलिए निखिल यादव, अब अध्याय 3 में हमको पढ़ना है वनस्पति जगत है। क्या होता है वनस्पति जगत? क्या होता है बच्चा जी? वो संसार, यानी कि वनस्पति का मतलब हुआ पादप है। क्या हुआ? पादपों का संसार, यानी कि वह जगत, वह संसार जिसमें पादप पाए जाते हैं, पादपों को रखा गया है, पेड़ पौधों को रखा गया है, उसे कहते हैं वनस्पति जगत। क्या कहते हैं? वनस्पति जगत, उसे हम लोग कहते हैं। चलिए बात करते हैं, यहां ध्यान से समझिएगा। मैंने एक आप लोगों के लिए बहुत ही प्यारा सा मोटिवेशन लेकर के आया हूं। देखिए प्यारा सा मोटिवेशन क्या है, कहा जाता है कि बच्चों अगर नशा करना हो तो मेहनत का करो ना। अगर नशा करना हो तो मेहनत का करो ना। बीमारी भी आपको कामयाबी की होगी। किसकी होगी? मेहनत करो तो, मेहनत अगर करना हो तो आपको, नशा करना हो तो किसका करो? मेहनत का करो। फिर अगर बीमारी भी होती है तो वो बीमारी कैसी होगी? तो वो होगी कामयाबी की। किसकी होगी? कामयाबी की। तो आप लोग जो है मेहनत करना है, एकदम शिद्दत से आपको मेहनत करना है। चलिए इसी के साथ हम क्लास को करेंगे स्टार्ट। आज जो है हम लोग पढ़ेंगे वनस्पति जगत। क्या पढ़ेंगे? वनस्पति जगत के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, वनस्पति जगत की अगर बात करें तो पिछले अध्याय में आप लोगों ने पढ़ा कि अब सबसे पहले वर्गीकरण पद्धति की अगर बात कर लें, वर्गीकरण पद्धति यानी वर्गीकरण प्रणाली की बात करें तो सबसे पहले आए कौन? सबसे पहले आए अरस्तु साहब, उसके बाद कैरोलस लिनियस, उसके बाद कार्ल वायर आए, उसके बाद जो है विटेकर आए। ऐसे जो है किंगडम प्रणाली यानी किंगडम पद्धति को देते गए और उसमें प्रत्येक सभी लोग क्या किए कि अपने किंगडम प्रणाली में वर्गीकरण में क्या किए? बदलाव किए। हाँ जी, किंगडम प्रणाली में क्या किए? बदलाव किए। कैसन बानी गुरुजी? ठीक बानी बिल्कुल। चलिए तो हम उसी
आर विटेकर की वर्गीकरण प्रणाली की बात करते हैं कि किंगडम प्रणाली में उन्होंने क्या दिया, तो उन्होंने दिया जगत मोनेरा, जगत प्रोटिस्टा, जगत फंजाई, जगत एनिमिलिया, जगत प्लांटी, और हम उसी जगत प्लांटी की बात करने वाले हैं। ठीक है, ठीक है। तो हम कहेंगे कि विटेकर द्वारा प्रतिपादित 5 जगत, विटेकर द्वारा प्रतिपादित 5 जगत वर्गीकरण का जो प्लांटी जगत है, जिसमें पादपों को रखा गया है, किसको, पादपों को रखा गया है, उसी को हम क्या कहते हैं, वनस्पति जगत कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गई। हाँ बिल्कुल, वनस्पति जगत क्या कहलाता है गुरुजी, वनस्पति जगत आर एच विटेकर के द्वारा दिया गया किंगडम प्रणाली के जगत में जिसमें पौधे को रखा जाता है, उसे हम वनस्पति जगत कहते हैं। क्या कहते हैं, वनस्पति जगत कहते हैं। सर चैप्टर नंबर 3 परिवहन है साइलेंट बॉय कर रहा है, एक बार एनसीईआरटी आप देख लीजिए। ठीक है, चलिए लिखते हैं इसमें। हम लोग लिखेंगे कि आर विटेकर क्या है, आर विटेकर, आर विटेकर के द्वारा, आर विटेकर द्वारा प्रतिपादित, विटेकर द्वारा, विटेकर, विटेकर द्वारा प्रतिपादित, प्रतिपादित वर्गीकरण प्रणाली, वर्गीकरण, वर्गीकरण पद्धति या प्रणाली लिखेंगे, वर्गीकरण प्रणाली, वर्गीकरण प्रणाली जगत प्लांटी ना जी, जगत वर्गीकरण वर्गीकरण प्रणाली जगत प्लांटी, जगत प्लांटी, जिसमें, जिसमें किसको रखा गया, जिसमें पादपों को, पादपों को, पादपों को रखा जाता है, किसको, पादपों को रखा जाता है, इसी को हम कहते हैं रखा जाता है, उसे, उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे वनस्पति जगत कहा जाता है। उसे क्या कहते हैं जी, तो कहिएगा आप लोग कि उसे ही हम कहते हैं वनस्पति जगत। क्या कहते हैं, वनस्पति जगत कहा जाता है, जगत कहा जाता है। बिल्कुल समझ में आ गई। वनस्पति जगत क्या है, तो आर एच विटेकर के द्वारा दी गई 5 किंगडम प्रणाली में जो जगत प्लांटी था, उस जगत प्लांटी को ही हम क्या कहते हैं, उसी जगत प्लांटी को हम वनस्पति जगत कहते हैं, जिसके अंतर्गत पेड़ पौधों को रखा जाता है। किसको, पेड़ पौधों को रखा जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे आप देखे थे कि ये जो है पेड़ पौधे किसके अंतर्गत आएंगे, तो ये सबके सब आएंगे किसके अंतर्गत, तो ये आएंगे वनस्पति जगत के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, समझ गए। वनस्पति जगत का मतलब हुआ पादप है, पादप का मतलब हुआ पेड़ पौधे, जो कैसे होते हैं, तो प्रकाश संश्लेषी होते हैं। कैसे होते हैं, प्रकाश संश्लेषी होते हैं, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, चलिए ये समझ गए आप। वनस्पति का मतलब क्या हुआ, वनस्पति जगत क्या हुआ, तो वनस्पति जगत आर विटेकर के द्वारा दी गई जो किंगडम प्रणाली है, उसी को वनस्पति जगत कहा जाता है, जिसमें पादप को यानी पेड़ पौधों को रखा जाता है। अब बात आती है कि अभी आप लोग पिछले क्लास जब किए थे तो उसमें आप लोग को बताए थे कि वर्गीकरण जो प्रणाली आई थी, उस वर्गीकरण प्रणाली में बार बार क्या हुआ, चेंजिंग हुआ, बार बार उसमें परिवर्तन हुआ। परिवर्तन करने का कारण था कि गुण बदलते गए। मैंने आपको बताया था ना कि जैसे अभी आप जो कपड़े पहनते हैं, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, अभी आपके जो जीन्स आप पहनते हैं, क्या यही जीन्स है, यही जीन्स अगले 10 साल तक रहेंगे? नहीं, आपके जींस के लेवल चेंज होंगे, यानी उसकी क्वालिटी चेंज होगी, उसकी मॉडल चेंज होंगी, और फिर जो है दुकानदार को भी क्या करना पड़ेगा, उसमें चेंजिंग करना पड़ेगा। ठीक है, सर बायो 12 करे, क्या बात करते हो एस्ट्रोनिक क्रिएटर, एकदम मजा आ जाएगा। ठीक है, हाँ एकदम मजा आ जाएगा उसमें भी। अब वर्गीकरण की बात करते हैं, तो अभी आपको बताए थे ना कि वर्गीकरण में क्या होता है ना, उसको परिवर्तित किया जाता है, बार बार परिवर्तित करना पड़ता है नए गुणों के आधार पर। बिल्कुल, बात करते हैं वर्गीकरण की, वर्गीकरण की बात करते हैं। कल भी आप लोगों को क्लास कराया तो उसमें बताए थे कि सबसे पहले आया कृत्रिम वर्गीकरण। क्या आया, पहले आया कृत्रिम वर्गीकरण, दूसरे नंबर पे आया प्राकृतिक वर्गीकरण यानी आर्टिफिशियल, उसके बाद आया जातीय वृत्ति, जातीय वृत्ति
वर्गीकरण, ये 3 वर्गीकरण था। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि वर्गीकरण है, वर्गीकरण कौन कौन से है, तो पहला है कृत्रिम वर्गीकरण, दूसरा प्राकृतिक वर्गीकरण और तीसरा है जाति वृत्तीय वर्गीकरण। ठीक है। ओ ड्रीम पटना बोर्ड कह रहे हैं कोशिका की खोज किसने की थी। अब आप मृत की बात कर रहे हैं या जीवित की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर देखिए इस तरह से अगर हम टॉपिक से भटक करके बातें करेंगे ना तो फिर सिलेबस को आगे नहीं ले जा पाएंगे। ठीक है, वैसे अगर कोशिका की बात करते हैं तो कोशिका खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में किया था, लेकिन अगर वही जीवित की बात करेंगे तो 74 में हुआ था। ठीक है, टॉपिक से बातें कीजिए। हाँ, काई क्या होता है गुरुजी बताएंगे, रुकिए 1 मिनट रुकिए। अब यहां बात करते हैं कि ये जो कृत्रिम वर्गीकरण है इसका आधार क्या था, लेकिन आधार से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि इसको दिया किसने। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि कृत्रिम वर्गीकरण किसके द्वारा दिया गया तो ये है कैरोलस लिनियस। कौन है ये? आपके हैं कैरोलस लिनियस, जिन्हें वर्गीकरण का जनक, वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि कैरोलस लिनियस को वर्गीकरण का पिता क्या कहेंगे? वर्गीकरण का पिता। याद कर लीजिए, बहुत बार ये एग्जाम में पूछा हुआ है कि वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? कैरोलस लिनियस को वर्गीकरण का पिता। ठीक है, वर्गीकरण का पिता कौन है? तो कैरोलस लिनियस है। तो कृत्रिम वर्गीकरण किसके द्वारा दिया गया? तो कैरोलस लिनियस के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा? कैरोलस लिनियस के द्वारा दिया गया। वहीं पे अगर पूछा जाए कि प्राकृतिक वर्गीकरण किसके द्वारा दिया गया तो देखिए यहां हम लिखे जॉर्ज बेंथम एवं जोसेफ डाल्टन हुकर ने। लेकिन हो सकता है कि ऑप्शन में ये पूरा न रहे, और केवल रहेगा क्या चीज? केवल रहेगा बेंथम है। क्या रहेगा? बेंथम एवं हुकर है। क्या रहेगा? बेंथम एवं हुकर ने। ठीक है, तो इतना भी रहेगा तो काम चल जाएगा। ऑप्शन में ज्यादा चांसेज है कि बेंथम एवं हुकर रहे। आर्टिफिशियल वर्गीकरण किसने दिया? तो बेंथम एवं हुकर ने दिया। ठीक है, बिल्कुल। फिर बात करते हैं कि जाति वृत्तीय वर्गीकरण किसके द्वारा दिया गया? एंगलर एवं प्रेंटल ने दिया। किसने दिया? एंगलर एवं प्रेंटल ने दिया। तो ये बातें आप समझ गए। बिल्कुल, यहां से सीधे ऑब्जेक्टिव बनेंगे, एकदम डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव आप लोगों से पूछेगा कि वर्गीकरण का जनक किसे कहा जाता है? तो कैरोलस लिनियस को। दूसरा कि कृत्रिम वर्गीकरण किसने दिया? तो आप कहिएगा कैरोलस लिनियस को। प्राकृतिक वर्गीकरण किसने दिया? बेंथम एवं हुकर ने। और जाति वृत्तीय वर्गीकरण किसने दिया? एंगलर एवं प्रेंटल ने। किसने दिया? एंगलर एवं प्रेंटल ने दिया। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। सर जी हमको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दीजिए। बिल्कुल, आप नंबर दे दीजिए, हमको ऐड कर देते हैं। साफा जो है दिमाग नहीं है तुम्हारा। कॉल करो ऑफिस वाले नंबर पे, वहां पे नंबर दो अपना। यहाँ क्लास में आकर के व्हाट्सएप में जोड़ दीजिए, यहाँ जोड़ दीजिए, वहां जोड़ दीजिए। क्या मतलब है? सीधे कॉल करो ऑफिस वाले नंबर पे, कॉलिंग टीम के पास जाएगा, वहां नंबर दो, वहां से जुड़ जाएगा। ठीक है, हाँ चलो अब बात करते हैं कि ये वर्गीकरण जो आया था, इस वर्गीकरण का आधार क्या था। अगर आपसे पूछा जाए कि गुरुजी वर्गीकरण का आधार क्या था, तो सबसे पहले जो कृत्रिम वर्गीकरण आया इसका आधार था कायिक लक्षणों की रचना। किसके आधार पर? कायिक लक्षणों की रचना, कायिक लक्षणों की रचना के आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया। तो यहां हम लिख देते हैं वर्गीकरण का आधार। क्या लिख देते हैं? यहां पे हम लिख देते हैं वर्गीकरण का आधार। ठीक है, यहां लिख देते हैं वर्गीकरण का आधार। ठीक है, वर्गीकरण का आधार क्या था? तो पहला जो कृत्रिम वर्गीकरण हुआ, इस कृत्रिम वर्गीकरण का आधार क्या था? कायिक लक्षणों की रचना के आधार पे। ध्यान दीजिएगा, इन्होंने कैरोलस लिनियस ने पहला जो कृत्रिम वर्गीकरण किया, इसमें कायिक लक्षणों की आधार तो बनाया। कायिक लक्षण का मतलब हुआ कि पेड़ पौधों के जड़, तना, पत्तियां, इसके आधार पर इन्होंने वर्गीकरण कर दिया। साथ ही साथ इन्होंने लैंगिक लक्षणों को भी रखा। ठीक है, किसको? तो आप यहीं पे लिख लीजिएगा, इसमें इन्होंने लैंगिक लक्षणों को भी आधार बनाया।
किसको? लैंगिक लक्षणों को भी इन्होंने आधार बनाया। खास बात यह है कि इन्होंने, कैरोलस लिनियस ने कायिक लक्षण और लैंगिक लक्षण को समान रखा, उनमें अंतर नहीं इन्होंने दिखाया, एकदम समान रखा। इसी वजह से ये फ्लप कर गए। समझ में आ रही है ना? हाँ, विफल हो गए, ये सफल नहीं रहे, क्योंकि इन्होंने एक ही यानी कायिक और लैंगिक लक्षणों को समान माना। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या कारण था कि कैरोलस लिनियस ने जो कृत्रिम वर्गीकरण दिया वो प्रचलित नहीं हुआ, तो आप बोलिएगा कि कैरोलस लिनियस ने कायिक लक्षण और लैंगिक लक्षण में अंतर नहीं दिया, उन्होंने दोनों को क्या किया? समान माना। क्या माना? समान माना। बिल्कुल, बिल्कुल जी। चलिए, बहुत अच्छा। दूसरी बात करते हैं हम लोग, दूसरी बात करते हैं जो आया था बेंथम एवं हुकर के द्वारा। इन्होंने क्या किया? प्राकृतिक लक्षणों एवं बाह्य लक्षणों तथा शरीर, ध्यान दीजिएगा, शरीर नहीं है, शरीर, आनुवांशिक, कोशिका और पादप रसायन के आधार पर इसका वर्गीकरण कर दिया। और ये जो वर्गीकरण प्रणाली थी, ये जो वर्गीकरण था, सबसे प्रचलित और सफल रहा। ठीक है, सबसे प्रचलित और सफल रहा, क्योंकि इन्होंने, ध्यान दीजिएगा, कि प्राकृतिक के साथ साथ बाह्य लक्षणों को भी ध्यान में रखा। शरीर यानी आंतरिक संरचना का भी ध्यान रखा, आनुवांशिक इसका भी ध्यान रखा, कोशिका और पादप रसायन सबको ध्यान में रख करके और वर्गीकरण किया। और इसी वजह से ये प्राकृतिक वर्गीकरण जो बेंथम एवं हुकर के द्वारा दिया गया, ये सबसे ज्यादा प्रचलित हुआ। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि सबसे ज्यादा प्रचलित वर्गीकरण प्रणाली कौन सी है, तो बेंथम एवं हुकर की है। ठीक है, हाँ। फिर बात करते हैं एंगलर एवं प्रेस्टल की बात करते हैं। इन्होंने जीवों के बीच विकासीय संबंधों के आधार पर वर्गीकरण किया। कहिए गुरुजी ये क्या होता है? तो वंशागति यानी कि उनके पूर्वजों का अध्ययन किया। ठीक है, पूर्वजों के जो वंशागत होते हैं उन सबका जो है आधार बना करके तब जा करके इसका अध्ययन किया। शरीर मतलब क्या होता है गुरुजी? शरीर का मतलब होता है अंतः। ठीक है, हाँ, आंतरिक संरचना कह लीजिए आप लोग। बिल्कुल, आई एम 16 मिनट लेट निक्की कुमारी, कोई बात नहीं, बाद में देख लीजिएगा। हाँ, बेंथन और हुकर, बेंथम है जी, बेंथन नहीं है। एक बार एनसीईआरटी आप देख लीजिएगा, बेंथम है। चलिए बढ़े आगे, बता दिए स्टोनी क्रिएटर, शरीर का मतलब क्या होता है? आंतरिक। चलिए बात करते हैं हम लोग, अगर हम बात करेंगे फिर से पादप को, लेकिन इससे पहले जो है एक आपको नोट्स लिखना है। यहाँ पे एक आपको लिखना है नोट। हाँ बिल्कुल जी गुरुजी। चलिए बहुत बढ़िया, बढ़े आगे। अब देखिए यहाँ पे पादप जगत को पुनः जो है बांटा गया, किसके द्वारा? 9th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे क्रिप्टोगेम्स और फेंड्रोगेम्स। ठीक है, अब 9th क्लास में आप लोग देखा होंगे कि आइकलर नामक वैज्ञानिक आए और समस्त पादप को 2 वर्गों में बांट दिया। कितने वर्गों में? 2 वर्गों में बांट दिया। उन्होंने कहा कि एक जो है समूह रहेगा क्रिप्टोगेम्स का और दूसरा रहेगा किसका? फेंड्रोगेम्स का। किसका रहेगा? फेंड्रोगेम्स का रहेगा। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सर, आई एम 30 मिनट्स लेट। वाह बहुत बढ़िया, शेयर कर दीजिए, आए हैं तो लाइक और शेयर करते रहिए। ठीक है, हाँ, जितने लोग लेट आए हैं सभी लोगों का स्वागत है। बिल्कुल, चलिए बढ़ते हैं कि पहला जो है क्या था? क्रिप्टोगेम्स, दूसरा क्या था? फेंड्रोगेम्स। यानी समस्त पादप जगत को सीधे 2 वर्गों में बांट दिया, क्रिप्टोगेम्स और फेंड्रोगेम्स। कोई तामझाम नहीं, कोई कृत्रिम, प्राकृतिक और जाति वृत्तीय नहीं। सीधे कहा कि ये 2 वर्गों में बटेंगे। पहला वर्ग कौन सा होगा? क्रिप्टोगेम्स, दूसरा कौन सा होगा? फेंड्रोगेम्स। ठीक है, और उन्होंने कहा कि जिस पादप में पुष्प अनुपस्थित रहेंगे, जिसमें फूल नहीं पाए जाते हैं, वे किसके अंतर्गत आएंगे? क्रिप्टोगेम्स के अंतर्गत आएंगे। किसके अंतर्गत? क्रिप्टोगेम्स के अंतर्गत आएंगे, ये उन्होंने कहा। ठीक है,
और यहां ध्यान दीजिए कि अगर पुष्प नहीं बनेंगे, अगर फूल नहीं बनते हैं, कुछ बच्चे कह रहे होंगे कि पुष्प का मतलब क्या होता है? पुष्प का मतलब होता है फूल। फूल वही फूल, गुलाब का फूल, हाँ वैलेंटाइन डे, वाह याद आ रहा होगा आप लोगों को, क्या बात है। अरे वाह, समझ रहे हैं, समझ रहे हैं। चलो देखो, पुष्प अनुपस्थित होते हैं, अगर पुष्प अनुपस्थित है तो निश्चित रूप से उसमें फल नहीं बनेगा। क्या नहीं बनेगा? पुष्प अगर नहीं है तो फल नहीं बनेगा, और अगर फल नहीं बनता है तो उसमें बीज भी नहीं बनेंगे। ठीक है, बीज भी नहीं बनेंगे। तो ये पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे कि फेनोगेम्स के अंतर्गत कैसे पादप आते हैं, तो कहिएगा पुष्प रहित आते हैं। कौन आते हैं? पुष्प रहित। फल और बीज उसमें नहीं पाए जाते हैं। स्वाभाविक सी बात है कि अगर पुष्प यानी फूल नहीं बनता है तो उसमें बीज और फल बनने की संभावना नहीं रहेगी। ठीक है, इसका वर्गीकरण कौन किया? अभी तो बता, आइकलर ने किया। किसने किया? आइकलर ने किया इसका वर्गीकरण, बिल्कुल। हो चलिए, आइकलर ने किया। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग फेनोगेम्स की। किसकी बात करते हैं? हम बात करते हैं फेनोगेम्स की बात करते हैं। तो इसका ठीक ऑपोजिट था। यहां पर पुष्प अनुपस्थित है, जिसमें पुष्प नहीं पाया गया उसको रखा गया क्रिप्टोगेम्स में, जिसमें पुष्प पाया गया उसको रखा गया किसमें? फेनोगेम्स में। किसमें? यानी कि यहां पे पुष्प उपस्थित है, और जब पुष्प उपस्थित है तो निश्चित रूप से फल बनेंगे, और जब फल बनेंगे तो उसमें निश्चित रूप से क्या होंगे? बीज होंगे। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ओ क्या नाम है जी, साइलेंट बॉय कर रहा है, भारती भवन नहीं पढ़ाई होती है क्या गुरुजी? जी मेरा सब कुछ भारती भवन का ही है। मैंने क्लास स्टार्ट होने से पहले ही आपको बताया था, जब शुरू का क्लास चल रहा था तभी बताया था कि मैं जो है एनसीईआरटी फुल कोर्स देने वाला हूं। ठीक है, हाँ फुल कोर्स देने वाला हूं एनसीईआरटी का। तो हम लोग जो है एनसीईआरटी को कवर कर रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल। अब बात समझ में आ गई, क्रिप्टोगेम्स और फेनोगेम्स समझ में आ गई। बीज रहित, बीज रहित पादप, पुष्प रहित पादप, पुष्प उपस्थित पादप यानी पुष्प पाया जाता है। ठीक है, बात करते हैं आगे। अगर बात करें हम लोग क्रिप्टोगेम्स की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? क्रिप्टोगेम्स की बात करते हैं जी। क्रिप्टोगेम्स क्या होता है, जल्दी से। क्रिप्टो गेम्स चलिए, मजा आ जाता है। नोट्स कब मिलेगा गुरुजी? वो आपको बताए थे, 1-2 दिन रुक जाइए। हाँ 1-2 दिन रुक जाइए, नोट्स आपको मिल जाएगा। चलिए बात करते हैं क्रिप्टो गेम्स। ये ऐसे, इसके अंतर्गत ऐसे पादप आते हैं जिसमें मैंने आपको बताया, मैंने आपको क्या बताया कि इसके अंतर्गत है, इसमें सीधे लिखते हैं, सीधा लिखेंगे कि इसमें बीज रहित पादप आते हैं। क्या आते हैं? या सीधे लिखेंगे इसमें पुष्प, पुष्प रहित, पुष्प रहित पादप, पुष्प रहित, क्या हो गया जी? पुष्प रहित पादप आते हैं, पादप आते हैं। ठीक है, आते हैं पुष्प रहित पादप। और है, और मेन बात इसमें एक और लिखिएगा कि इसमें बीज, बीज का अभाव होता है। किसका? इसमें होता है बीज का अभाव। सीधे लिखेंगे इसमें बीज का, बीज का अभाव होता है, बीज नहीं पाया जाता है। सीधे लिखेंगे बीज नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता है। ठीक है, पाया जाता है, इसमें बीज नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो ये हो गए क्या? क्रिप्टोगेम्स, यानी वैसे पादप जिसमें बीज नहीं पाए जाते हैं, जो पुष्प रहित होते हैं। ठीक है, यानी इसमें, इसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत, अंतर्गत आने वाले पादपों में, किसमें? आने वाले पादपों में फल नहीं बनते हैं। क्या नहीं बनते हैं? फल नहीं बनते हैं, नहीं बनते हैं, फल नहीं बनते हैं। ठीक है, तो ये भी बात ध्यान में रखेंगे, ये बेसिक है। ये क्या है? ये बेसिक जानकारी है कि इसमें फल नहीं बनते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। इसमें पुष्प रहित होते हैं, यानी ये, सॉरी यहां पे लिखिएगा कि ये कैसे होते हैं, ये थोड़ा सा लैंग्वेज सुधार दीजिए। ठीक है, हाँ बिल्कुल ये पुष्प रहित होते हैं। क्या होते हैं? ये पुष्प रहित होते हैं, ये पुष्प रहित, ये पुष्प रहित होते हैं।
तो ही तो था जी। सही तो था, इसमें पुष्प रहित पादप आते हैं ना जी। हाँ चलिए। ओ हाँ बिल्कुल, फॉर्न, शैवाल, कवक, इन सब के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल हाँ। अब बात करते हैं हम लोग, अब बात करते हैं कि इसको बांटा गया फिर से कितने वर्गों में। उन्होंने क्या किया, इसको पुनः वर्गीकृत कर दिया। ठीक है, क्रिप्टो गेम्स को क्या किया, क्रिप्टो गेम्स को, आप कहिए गुरुजी, क्रिप्टो गेम्स को, क्रिप्टो क्रिप्टो गेम्स को, क्रिप्टो गेम्स को तीन उप वर्गों में बांटा गया। कितने, तीन उप वर्गों में, उप वर्गों, उप वर्गों में बांटा गया। ठीक है, कितने उप वर्गों में बांटा गया, तीन उप वर्गों में इसको बांटा गया। कौन कौन से उप वर्ग है जी, जल्दी से आप लोग बताइए। नाइन्थ क्लास अगर आप लोग किए होंगे, आप लोगों को निश्चित रूप से पता होगा कि इसका वर्ग कौन कौन सा है। जल्दी से बताइएगा कि इसके सर। हाँ बिल्कुल, कृष्णा कुमार पूछ सकते हैं, जरूर पूछिए, मैं आपके आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूं। मैंने आपको बताया कि क्रिप्टो गेम्स को तीन उप वर्गों में बांटा गया। वो तीन उप वर्ग कौन कौन से हैं गुरुजी, तो वो तीन उप वर्ग हैं। एक है थैलोफाइटा, क्या है, थैलोफाइटा, नाम सुने होंगे आप लोग, सभी लोग इसका नाम सुने होंगे, थैलोफाइटा। दूसरा क्या था, ब्रायोफाइटा, क्या था, ब्रायो, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा। और तीन नंबर में क्या था, तीसरे नंबर में था टेरिडो, टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा। तो ये तीन उप वर्गों में बांटा गया। तो सीधे आप लोगों से अगर ये पूछ लिया जाए कि क्रिप्टो गेम्स को कितने उप वर्गों में बांटा गया, तो आप बोलिएगा कि तीन उप वर्गों में बांटा गया, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। डायरेक्ट पूछा जाएगा कि थैलोफाइटा किसका उपवर्ग है, तो क्रिप्टो गेम्स का है। किसका उपवर्ग है, क्रिप्टो गेम्स का उपवर्ग है। अब बात चलती है यहाँ पे कि अगर क्रिप्टो गेम्स में फूल नहीं है तो क्या थैलोफाइटा के अंतर्गत आने वाले जो पुष्प होंगे इसमें, यानी जो पादप होंगे इसमें पुष्प होंगे, नहीं होंगे जी, बिल्कुल नहीं होंगे। चलिए बहुत बढ़िया। हाँ जी बिल्कुल, देखिए हाथ से लिख लिख कर जहां तक पढ़ाने की बात है ना, मैं पूरा का पूरा चैप्टर जो है इस तरह से ही लिख करके पढ़ा दूंगा। लेकिन अगर पीपीटी जहां संभव है कि थोड़ा बहुत लिखना है, वहां पर जरूर लेकर के आऊंगा। लेकिन अगर अगर पीपीटी नहीं लाते हैं ना बच्चा जी, तो फिर सिलेबस जो है इतना जल्दी समाप्त नहीं हो पाएगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल, आप जैसे कहिएगा वैसे चलेंगे। बिल्कुल मजा आना चाहिए और आपको समझ में आना चाहिए, अन्यथा मेरे बायोलॉजी पढ़ाने का कोई मतलब नहीं रहेगा अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो। ठीक है, बिल्कुल आपको जैसे समझ में आएगा आप जरूर बताइएगा, हम बिल्कुल वैसे ही चलेंगे। ठीक है, नहीं समझ में आएगा मैं वहीं पे उसी चैप्टर में एक एक माह, दो दो माह तक रह जाऊंगा। क्योंकि अगर आपको नहीं आता है तो हमें आने से कोई मतलब नहीं है, हमको बहुत कुछ आता है। लेकिन अगर हमारे बच्चों को अगर कुछ ही नहीं आता है तो कोई मतलब नहीं है हमारे जानने और न जानने से। ठीक है, बिल्कुल। तो इसलिए आपको मैं, हाँ बिल्कुल, चलिए बहुत अच्छा जी। चलिए बढ़ते हैं, अब बात कर लेते हैं हम लोग थैलोफाइटा। ध्यान दीजिएगा, थैलोफाइटा को शैवाल भी कहा जाता है और इसी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। यहां देखिए थैलोफाइटा। अब थैलोफाइटा की अगर बात की जाए, चलिए बहुत बढ़िया जी। यही तो है, बिल्कुल मजा आ जाता है जी। आप लोग जब कमेंट इस तरह से करते हैं ना, एकदम मजा आ जाता है, दिल खुश हो जाता है। बिल्कुल, चलिए। ओहो, बच्चा परेशान है। चलिए बढ़े आगे। बिल्कुल।
अब हम बात करते हैं थैलोफाइटा की। किसकी बात करते हैं? थैलोफाइटा की बात करते हैं। ये थैलोफाइटा किसका भाग है? तो कहिए गुरुजी क्रिप्टोगेम्स का एक भाग है। किसका? क्रिप्टोगेम्स का एक भाग है। और इसका मतलब होता है दो से बना है, थैलो प्लस फाइट। किससे बना है? थैलो प्लस फाइट, यानी इसका जिस पादप का शरीर थैल्स होता है। किसका? जिस पादप का शरीर, सेवल नहीं है, सवाल है जी, सवाल। जिस पादप का शरीर थैल्स अवस्था में रहता है उसे हम कहते हैं थैलोफाइटा। क्या कहते हैं? थैलोफाइटा कहते हैं। कहने का मतलब है ये आया थैलो प्लस फाइटा से। किससे बना? ये बना है। अगर इसके हम अर्थ की बात करें, अगर हम इसकी अर्थ की बात करें तो ये आया किससे? थैलो प्लस फाइटा से। किससे आया? थैलो प्लस, ये फाइटा से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? थैलो प्लस फाइटा से बना हुआ है। जहां थैलो का अर्थ होता है थैलस। क्या होता है? थैलस। और फाइटा का अर्थ होता है पादप है। क्या होता है? फाइटा का अर्थ होता है पादप है। यानी कहने का मतलब हुआ कि वैसा पादप है जिसका शरीर थैल्स अवस्था में रहता है। कैसा रहता है? थैल्स अवस्था में रहता है। उसी को हम कहते हैं क्या चीज? उसी को हम कहते हैं बिल्कुल थैलोफाइटा। क्या कहते हैं? थैलोफाइटा उसी को कहा जाता है। बिल्कुल। चलिए बहुत अच्छा, बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं, अगर इसके हम परिभाषा की बात करें, अगर हम इसकी परिभाषा की अगर बात कर लें तो हम लिखेंगे ऐसे पादप प्लस फाइटा ना जी, प्लस फाइटा। ऐसे पादप, यहां पूरा मिटा के लिख देते हैं ना जी, बोलिएगा ऐसे पादप है, ऐसे पादप है जिनमें, ध्यान समझिएगा, मैंने आपको अभी क्या बताया कि ऐसे पादप जिनका शरीर थैल्स अवस्था में रहता है। हाँ, थैल्स का मतलब हुआ कि उनके पतियों में न तो विभाजन होगा और न ही उसमें वृद्धि होगी। हाँ बिल्कुल, यानी जड़ तना पतियों में विभाजन नहीं होगा, उसी को कहेंगे थैल्स अवस्था। क्या कहेंगे? उसको कहेंगे थैल्स अवस्था। यानी ऐसे पादप है जिनके, ऐसे पादप जिनके जड़ है, समझ रहे ना, जड़ तना, यहां पे तथा हम लिख दिए ना जी, जड़ तना एवं ऐसे पादप जिनके जड़ तना एवं पतियों में विभेदन नहीं होता है, विभेदन नहीं पाया जाता है, या नहीं होता है, नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे थैलोफाइटा कहते हैं। उसे थैलोफाइटा कहा जाता है। क्या कहते हैं? थैलोफाइटा कहा जाता है, कहा जाता है। ठीक है, समझ गए? आप कहिएगा कि थैलोफाइटा आया कहां से? तो थैलो प्लस फाइटा से आया, जहां थैलो का अर्थ क्या होता है? थैलस, और फाइटा का अर्थ होता है पादप है। तो हम कहेंगे कि ऐसे पादप जिनके जड़ तना पतियों में विभेदन नहीं पाया जाता है, उसी को कहते हैं हम लोग क्या चीज? थैलोफाइटा। क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं थैलोफाइटा। सर फिर से बताइए, बिल्कुल अभी से बता देते हैं। थैलोफाइटा अंग्रेजी नाम देख रहे हैं थैलोफाइटा, इसका अर्थ अगर मीनिंग की बात करें तो ये आया थैलो प्लस फाइटा से। किससे आया? थैलो प्लस फाइटा से आया, जहां थैलो का अर्थ होता है थैलस। क्या होता है? थैलस। और फाइटा का अर्थ होता है पादप है। इस प्रकार से अगर हम कहना चाहें कि थैलोफाइटा किसे कहते हैं, तो ऐसे पादप है जिनके जड़ तना एवं पतियों में विभेदन नहीं होता है, उसे थैलोफाइटा कहा जाता है। क्या कहते हैं? उसे थैलोफाइटा कहा जाता है। और थैलोफाइटा को किस नाम से जानते हैं? तो इसी को शैवाल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो अगर यहां लिखना चाहे तो शैवाल या थैलोफाइटा, क्या लिखेंगे? शैवाल, या इसी को कहते हैं थैलोफाइटा। ठीक है, शैवाल या थैलोफाइटा, बिल्कुल।
बता दिए जी, बता दिए। यस सर, समझ में आ गई? सभी लोगों को समझ में आ गई? बिल्कुल, जितने लोगों को समझ में आ गई एक बार थम्स अप कर दीजिए बच्चा जी, एक बार सभी लोग। शैवाल क्या होता है गुरुजी? शैवाल जो है एक पादप होता है, पादप श्रेणी में। हाँ बिल्कुल, चलिए जी, बहुत अच्छा। अब हम बात करते हैं एल्गी शैवाल की बात करते हैं। इसी को शैवाल या थैलोफाइटा, यानी जो शैवाल होता है ना, इसका शरीर कैसा होता है? तो थैल्स होता है, यानी इसके जड़ तना पत्तियों में विभेदन नहीं पाया जाता है। बिल्कुल, हाँ जी। चलिए चलिए, बढ़े आगे। अब बात करते हैं थैलोफाइटा या शैवाल की। अगर हम बात करें थैलोफाइटा या शैवाल की बात करें, तो अभी तो आपको लिखे थे थैलोफाइटा या शैवाल के बारे में, आपको हमने बता दिया, ठीक है। अब बढ़ते हैं इसके बारे में, आप लोग अभी समझे थैलोफाइटा या शैवाल का मतलब क्या होता है। तो ये थैलोफाइटा शैवाल आपको बता दिए, ठीक है। हाँ जी, अब हम बात करें शैवाल यानी ये थैलोफाइटा के अंतर्गत आने वाले जो एल्गी हैं, इसके समान लक्षण क्या है? बिल्कुल, समान लक्षण की हम बात करेंगे। हाँ जी बिल्कुल, ध्यान दीजिए, इधर ध्यान दीजिए, पढ़ लीजिए जितना, हाँ जितना मेहनत करना है अभी आप मेहनत कर लीजिए, बिल्कुल है। हाँ, सेकंड चैप्टर का ऑब्जेक्टिव हुआ है या क्यों नहीं हुआ है सर? ओहो, हम्म, मैंने आपको क्लास कराते टाइम भी ऑब्जेक्टिव कराया है, फिर भी अगर आवश्यकता पड़ी तो ऑब्जेक्टिव करा लिए जाएंगे, ठीक है। हाँ, चलिए, बहुत अच्छा। अब अगर हम समान लक्षण की बात करें, कॉमन सिम्टम्स की बात करें कि इसके समान लक्षण क्या क्या होते हैं, अगर हम बात करें इसके समान लक्षण की, तो हम कहेंगे कि जो सवाल होते हैं ये प्रकाश संश्लेषी होते हैं। कैसे होते हैं? तो प्रकाश संश्लेषी होते हैं। और जहां पर प्रकाश संश्लेषण शब्द आ गया, समझ लीजिए कि वे कैसे होंगे? स्वपोषी। कैसे होंगे? स्वपोषी होंगे, क्योंकि उनमें पाया जाएगा क्लोरोफिल। क्या पाया जाएगा? क्लोरोफिल पाया जाएगा। और जिसमें क्लोरोफिल वर्णक होगा वे अपना भोजन स्वयं बनाएंगे, अतः वह स्वपोषी कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? स्वपोषी कहलाएंगे, ठीक है। समझ में आ गई? हाँ जी, समझ में आ गई? सभी लोग बताइए यस सर, यस सर, यस सर। जितने लोगों को समझ में आ गई एक बार जरूर से बताइएगा कि यस सर समझ में आ चुकी है। हाँ हाँ, एल शर्मा लालू। ठीक है ठीक है, पढ़ लो। नहीं पढ़ोगे, नहीं पढ़ोगे तो तुम यहाँ कंपाउंडर बन जाओगे, ठीक है। और तुम्हारे साथ तुम्हारी वाली जो है नीट क्वालिफाई करके एमबीबीएस बन जाएगी। फिर देखना तुम्हारा क्या हश्र होता है। इस वजह से पढ़ लिया करो, ध्यान दो यहाँ पे क्लास में। तुम्हारा ध्यान यहाँ नहीं रह रहा बच्चा जी। हाँ सर, चैप्टर अरे एक बार तो बोल ही दिए, एक बार तो तुम्हें बताए। हाँ, एक ही बार 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 नहीं पूछा करो, एक ही बात बार बार नहीं पूछा करो, बिल्कुल। हाँ पढ़ो, ध्यान लगाओ यहाँ पे, मेहनत आपको यहाँ करना है, पसीना बहाना है, ठीक है। हाँ, बारिश में नहाने से कुछ नहीं होता है बच्चा जी, कुछ नहीं होता है। कहा भी जाता है कि जो पसीने, कैसे कहते हैं नहीं, जो पानी से नहाएगा वो केवल लिबास बदलेगा। क्या कहते हैं कि जो पानी से नहाएगा वो केवल लिबास बदलेगा, लेकिन जो पसीने से नहाएगा वह इतिहास बदलेगा। तो आपको इतिहास बदलना है, इसलिए आप ध्यान से पढ़िए, मन लगा करके पढ़िए। आपको जो है अपने मंजिल तक जाना है, नीट क्वालिफाई करके आपको एमबीबीएस बन करके आना है। और जो है, हाँ जी, जी गुरुजी, जी गुरुजी, वाह। चलिए, बिल्कुल जी जी करते हो लेकिन पढ़ते नहीं हो। चलो, बड़े आगे। समान लक्षण की अगर बात करें तो हम कहेंगे कि ये जो प्रकाश संश्लेषी होते हैं, कैसे होते हैं? शैवाल होते हैं प्रकाश संश्लेषी। कैसे होते हैं? प्रकाश संश्लेषी। कहिएगा कि शैवाल प्रकाश संश्लेषी, शैवाल प्रकाश संश्लेषी। अगर प्रकाश संश्लेषी आ गया तो यहीं पे लिख देते हैं स्वपोषी। प्रकाश संश्लेषी यानी कोष्ठ में लिख दिए स्वपोषी, सरल तथा थैलस संरचना वाले पादप होते हैं। सरल तथा थैलस संरचना वाले। कैसे? ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। थैलस संरचना
थैलस संरचना वाले पादप हैं, पादप है। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है थैलस वाला, ठीक है, कि ये कैसे हैं, तो थैलस संरचना वाले, हाँ बिल्कुल। चलिए बहुत अच्छा जी। ओ बहुत जोर तोर से बारिश हो रही है गुरु जी। कोई बात नहीं, फिर भी है ना, स्टूडेंट के लिए बारिश से क्या करना है जी। बारिश से कुछ नहीं करना है कि स्टूडेंट के लिए, है ना, बारिश के मौसम में ही आपको पढ़ने में बहुत मजा आएगा। एकदम रूम के अंदर बैठिए और इंजॉय करते हुए, मौसम का आनंद लेते हुए और बायो का क्लास कीजिए, एकदम मजा आ जाएगा, ठीक है। मजा आ जाएगा। चलिए अब बात करते हैं, शैवाल प्रकाश संश्लेषी, स्वपोषी, सरल तथा थैलस संरचना वाले पादप होते हैं। कैसे? थैलस संरचना वाले पादप होते हैं। अब यहीं पे अगर बात कर लें, थैलस संरचना वाले पादप तो होते ही होते हैं, इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? इनमें, नोट में लिख लीजिएगा, अलग से लिखेंगे नोट में कि इनमें क्लोरोफिल, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है, पाया जाता है। ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछना चाहें, अगर आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछे, क्या आप लोगों को याद है कि अगर पूछा जाए कि क्लोरोफिल का मुख्य घटक क्या है, तो क्या बताएंगे? अगर आपको याद है तो जरूर बताइएगा कि क्लोरोफिल का मुख्य घटक क्या है। ये क्वेश्चन बना देते हैं बच्चा जी। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि क्लोरोफिल का, किसका? क्लोरोफिल का महत्वपूर्ण घटक है। क्लोरोफिल का महत्वपूर्ण घटक है। महत्वपूर्ण घटक क्या है? घटक क्या है? ये ऐसे ऐसे जो क्वेश्चन है ना, ऐसे ऐसे जो क्वेश्चन है जिस पर पहले से स्टार लगा हुआ है, ऐसे क्वेश्चन को तो आपको छोड़ना ही नहीं है, ठीक है। हाँ जी, बताइएगा कि क्लोरोफिल का मुख्य घटक क्या है। ये क्वेश्चन और आप लोगों के लिए, एक क्वेश्चन और आप लोगों के लिए, दूसरा क्वेश्चन यहीं पे देते हैं कि रक्त का, किसका? रक्त का मुख्य घटक है। क्या मुख्य घटक क्या है या महत्वपूर्ण घटक क्या है? सीधे हम पूछते हैं, रक्त का मुख्य घटक क्या है? घटक क्या है? अगर ये दोनों आप लोगों को याद है तो जल्दी से बताइए कि रक्त का मुख्य घटक क्या है। बिल्कुल। ओहो वाह सर, थैलस क्या होता है अभी तो बताए। जिसमें विभाजन नहीं होता है, जिसमें विभेदन नहीं होता है, उसे हम कहते हैं थैल्स। क्या कहते हैं? थैल्स कहते हैं, ठीक है। हम्म आरती कर रही है, बुखार है। हाँ, बायो के क्लास में यहाँ दवा भी मिल जाएगी, हाँ बिल्कुल, दवा भी बता देंगे आपको। ठीक है। सारे लोग देने लगे, पानी पी लीजिए गुरुजी, पानी पी लीजिए। ओ बताओ जी, ये इसका आंसर में बताओ अभी तो। क्लोरोफिल का महत्वपूर्ण घटक, या सीधे पूछा जाए कि क्लोरोफिल का मुख्य घटक क्या है। यहाँ पे ये भी आ सकता है कि क्लोरोफिल का मुख्य घटक, क्या है? किसी का नहीं आया, किसी का आंसर नहीं आया अभी तक। ओहो, कहाँ खोए हुए हो? हमने आपसे पूछा कि क्लोरोफिल का मुख्य घटक क्या है, आप कहिएगा एमजी। क्या कहिएगा? एमजी। एमजी का मतलब क्या है जी? एमजी का मतलब है मैग्नीशियम। क्या है? मैग्नीशियम। बोलिएगा मैग्नीशियम। एमजी का मतलब हुआ मैग्नीशियम, और ये मैग्नीशियम एक तत्व है, यानी कि क्लोरोफिल का मुख्य घटक क्या है? तो एमजी है। अगर एमजी यानी मैग्नीशियम की कमी हो जाएगी तो पादपों में क्लोरोफिल का कमी आना शुरू हो जाएगा। और बिल्कुल अब समझ में आ गई कि हाँ जी, एमजी एमजी। वैसे ही आपको बताना है कि रक्त का मुख्य घटक क्या है। तो रक्त का मुख्य घटक है क्या चीज? लोहा, यानी आयरन। क्या है? आयरन। क्या है? आयरन। देखिए हम आयरस लिख दिए। मुख्य घटक क्या है? आयरन। आयरन यानी कि लोहा।
क्या है, लोहा, जिसका संकेत क्या है, Fe, क्या है, Fe। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप भुला जाते हैं, इसको नहीं भूलना है, इस पर डबल स्टार लगा लीजिएगा, ये पर डबल स्टार लगाइए, दोनों क्वेश्चन पर डबल स्टार लगाइए। ऐसे क्वेश्चन आप लोग कैसे भूल जाते हैं जी। हाँ बिल्कुल, डॉक्टर के पास जाते हैं ना तो देखे होंगे अधिकांशतः जो है, जो गर्भवती माँ होती है उनको आयरन की गोली चलाई जाती है, क्योंकि उनमें रक्त की कमी आने की संभावना रहती है, इस वजह से उन्हें आयरन की गोली चलवाई जाती है। ठीक है, हाँ बिल्कुल। चलिए, कैसे आप लोग भूल जाते हैं, ये हो गया, यहां तक क्लियर हुआ। समान लक्षण की बात किए थे, अब यहां पे हम बात करते हैं पादप काय यानी प्लांट बॉडी के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं, हम बात करते हैं प्लांट बॉडी के बारे में। हाँ जी बिल्कुल, ओहो, आरबीसी का मुख्य घटक क्या है, बिल्कुल लोहा, हाँ आयरन। विभेदन क्या होता है जी, वाह, चलिए ठीक है, ठीक है, हम पादप बाय की बात करते हैं, पादप काय की बात करते हैं। अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि पादप काय कैसा होता है, किसका, शैवाल का, किसका, अगर हम शैवाल का, शैवाल के पादप काय की बात करते हैं, किसकी, शैवाल के पादप काय की बात करते हैं कि इसका बॉडी कैसे होता है। ठीक है, हाँ आप लोगों ने देखा होगा शैवाल के बारे में, अभी हम वर्गीकरण करेंगे ना तब वहां पे आपको मिलेगा कि ये सवाल कैसे होते हैं, लेकिन आप जो है ना इसको समान भाषा में आप लोग काई के नाम से जानते होंगे। किस नाम से, अब जब इसके वर्गीकरण की बात करेंगे तो वहां आपको मिलेगा कि ये जो सवाल होते हैं, हरा सवाल, भूरा सवाल, लाल सवाल, ये वर्गीकरण है इसका। ठीक है, जैसे आप कल पे गए होंगे, अभी तो मौसम आ गया है कि कहीं कहीं ग्राउंड में भी, जैसे जहां पे हम लोग खेलने के लिए जाते हैं, आंगन में जाते हैं, और आंगन में भी जब जाते हैं तो वहां पर क्या होती है, काई लगी होती है, काई लगी होती है, काई लगी होती है। जैसे अब कुछ बच्चे कहेंगे कि हमारी आंगन जो है पक्का है, उसमें टाइल्स लगी हुई है, तो टाइल्स पे आपको ये देखने को नहीं मिलेंगे। हमारे घर जो है ना, हमारा जो घर होता था वो मिट्टी का था, यानी आंगन जो कैसा था, मिट्टी का था। बरसात के मौसम में उस पर काई लग जाता था, क्या लग जाता था, काई लग जाता था, यानी वह काई हरा सवाल है, क्या है, हरा सवाल है, कल पे लग जाता है, कहाँ लग जाता है, कल पे, कल पे लग जाता है एकदम हरा सा काई, जिसपे पैर एकदम स्लिप कर जाता है, करता है ना जी। और जब हम जा करके छोटे छोटे बच्चे जब थे, छोटे बच्चे उस टाइम जो है क्या होते थे, गिर जाते थे वहां पे, और मम्मी से जो है, मम्मी से कहते थे कि रोना शुरू कर देते थे। ठीक है, और रोने शुरू कर देते थे और बोलते थे कि हम गिर गए गिर गए गिर गए। ठीक है, तो मम्मी हम लोगों को क्या करती थी, डांट डपट के बोलती थी कि चले के लूड़े ना आंगन में टेर, ना जी, ऐसे ही बोलती थी और बोल करके चुप करा देती थी। इसका मतलब ये हुआ कि वो जो है हम लोगों को क्या करती थी, हम लोगों को ये बताना चाहती थी कि थोड़ा बचा के चलिए। हाँ जी गुरु जी, जी गुरु जी। तो साधारण भाषा में इसको हम क्या कहेंगे, काई, क्या कहेंगे, काई कहेंगे, जो आप अपने कल पे या आप और जगह पे भी देख सकते हैं आसानी से, बिल्कुल। जी गुरु जी। और शीशम पे भी आप लोग देखे होंगे, जब शीशम है, जो पुराना शीशम होता है, गिर जाता है, उस पर, उसके ठुंडक पर लाल लाल जो है आपको दिखाई पड़ते हैं, वो क्या है, लाल सवाल है। वहीं पे आपको भूरा सवाल भी देखने को मिलता है, बिल्कुल, हाँ जी हाँ, भूरा सवाल देखने को मिलता है, बिल्कुल। हाँ, अब अगर आप कहिएगा कि समझ में नहीं आता है तो बताइए, मैं भी आपको कहूंगा ना कि चले पढ़े के लूढ़े ना, हाँ पढ़े के लूढ़े ना, हाँ हाँ बिल्कुल। कजली क्या है, कजली नहीं ना जी, काई, काई, हम आपको बताए काई, ये है काई, हाँ काई होता है। ठीक है, हाँ चलिए, सामान्य भाषा में अगर बॉडी काय की बात करें तो हम कहेंगे कि इसका बॉडी काय कैसा होता है, तो कहिएगा कि पादप काय कैसा होता है, तो थैलस होता है। पहला तो बात लिखेंगे कि पादप काय कैसा होता है, थैलस है। ठीक है, अगर अगर थैलस नहीं रहेगा ऑप्शन में तो थैलस के जगह पे क्या लिखेंगे, तो कहिएगा कि इसका थैलस के अलावा कैसा होता है, तो कहिएगा सुकाय होता है। कैसा होता है, थैलस का ये सुकाय। ठीक है, सबका मतलब एक ही है, थैलस सुकाए थैलाब है, क्या है,
थैलाभ है, तो ये भी लिखेंगे थैलाभ है। हाँ बिल्कुल, थैलाभ है। ठीक है, तो ये सीधे पूछा जाएगा कि शैवाल का पादप काय कैसा है, तो कहिएगा थैलस है, थैलाभ है, सुकाय है। ठीक है, बिल्कुल, नहीं ना भूलिएगा, नहीं ना भूलिएगा, आप लोग जल्दी बोलिए। हाँ जी, आज से सावन स्टार्ट हो रहा है आप सभी को। बिल्कुल। हाँ, कुआं पर भी मिलता है जी, बिल्कुल, हाँ कुआं पर भी मिलेगा। हम्म। चलिए, चलिए आप समझ गए होंगे कि पादप काय कैसा है, थैलस है, सुकाय है, थैलाभ है। ठीक है, थैलाभ है, यानी कि अगर बात करें तो पादप के शरीर के जड़, तना एवं पत्तियों में विभेदन नहीं होता है। ठीक है, यानी अगर अर्थात में लिखना शुरू करें, हम कहेंगे अर्थात, अर्थात, अर्थात पादप, पादप शरीर के, शरीर, पादप शरीर के जड़, पादप शरीर के जड़, तना एवं पत्तियों में, एवं, एवं पत्तियों में, पत्तियों में विभेदन नहीं होता है, विभेदन, विभेदन नहीं होता है, नहीं होता है। बात समझ में आ गई, विभेदन नहीं होता है, इसी का मतलब, हाँ विभेदन नहीं होता है, यानी अविभेदित पादप शरीर, क्या लिखेंगे, यानी कि अगर हम कहेंगे, अगर हम कहेंगे तो कहिएगा कि अविभेदित, 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 अविभेदित पादप शरीर, पादप शरीर। ठीक है, अविभेदित पादप शरीर, ये जो है क्या होता है, पादप काय होता है इसका, किसका, पादप काय होता है, किसका पादप काय होता है जी। हम्म, अविभेदन जिसमें विभाजन नहीं होता है, एक दूसरे से क्या होता है, अटैच होता है, हाँ जुड़ा हुआ। बिल्कुल, छुट्टी दे दीजिए, रुकिए जी, अभी काहे छुट्टी दे दे। हम्म, हाँ चलिए, बात समझ में आ गई। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सवाल का पादप काय कैसा होता है, तो थैलस होता है, सुकाय होता है, या सैलाब होता है। अर्थात कहने का मतलब हुआ कि पादप शरीर के जड़, तना एवं पत्तियों में विभेदन नहीं होता है, यानी अविभेदित पादप शरीर है। इसका शरीर कैसा है, तो अविभेदित पादप शरीर है। ठीक है, हाँ हाँ बिल्कुल सटल होता है। ठीक है चलिए, देसी अंदाज में एक बच्चा कह रहा है कि सटल होता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम लोग आवास की, किसकी बात करते हैं, आवास की बात करते हैं कि ये सवाल पाए कहाँ जाते हैं। तो मैंने आपको अभी बताया कि ये जो है कुछ बच्चे कह रहे हैं कि इनार पे पाए जाते हैं, जिसको कुआं कहते हैं, क्या कहते हैं, कुआं, वहां पर भी पाए जाते हैं। हमारे कल, जो कल चलाते हैं ना, वही नल का, नल जल वाला कल जो चलाते हैं, जहाँ पानी गिरता है वहां पर भी काई लग जाते हैं, और आंगन, आंगन में भी काई हो जाते हैं, और नदी के किनारे जब जाते हैं वहां भी मिल जाते हैं, यानी कि जहां पर भी आर्द्र भूमि होगी, नम भूमि होगी, वहां पर पाए जाएंगे। लवणीय और अलवणीय, यानी खारा जल और मीठा जल, दोनों जगह पर ये पाए जाते हैं। समझ में आ गई, इसकी उपस्थिति समझ गए, आवाज समझ गए कि लवणीय और अलवणीय जल में पाए जाने के साथ साथ ये नम एवं आर्द्र भूमि पर भी पाए जाते हैं। ठीक है, ओहो, नाम भर है शरीफ लड़का, काम शरीफ नहीं है तुम्हारा। चलो, ये लवणीय एवं अलवणीय जल में लिख लेंगे यहाँ पे, क्या है कि ये लवणीय, ये लवणीय एवं, लवणीय एवं अलवणीय, अलवणीय जल में, जल में पाए जाने के साथ साथ, पाए जाने, पाए जाने के साथ साथ, पाए जाने के साथ साथ, साथ साथ नम एवं, नम, साथ साथ नम एवं
नम एवं आर्द्र भूमि ना जी, नम एवं आर्द्र आर्द्र भूमि पर भी पाए जाते हैं। ठीक है, पाए जाते हैं। जल्दी से बोलिए, समझ में आ गया? कहिएगा आप लोग कि ये लवणीय यानी जिसमें NaCl सोडियम क्लोराइड की मात्रा उपस्थित हो। समुद्र का जो जल होता है कैसा होता है? लवणीय होता है। समुद्र का जल कैसा होता है? लवणीय होता है। तो ये समुद्र में भी पाए जाएंगे। और लवणीय जल यानी कि नदी, तालाब, झील, नहर, पोखर या जो भी हमारे आसपास जो नाला दिखाई देता है उन सब में कैसा जल होता है? तो अलवणीय जल होता है, नमकीन नहीं होता है। ठीक है, तो उनमें भी पाए जाएंगे। और साथ ही साथ जहां पर भी नम एवं आर्द्र भूमि होगी वहां पर भी ये पाए जाएंगे। ठीक है, हाँ, खारा जल, लवणीय जल, बिल्कुल समझ में आ गई। अब बढ़े, अगर हम यहीं पे बात कर ले इसकी, अगर हम नोट में लिखेंगे बच्चा जी, हम लिखेंगे इसमें अगर नोट देना चाहें तो कहिएगा कि कवक के साथ ये क्या करते हैं? कवक के साथ ये सहजीवी संबंध बनाते हैं। तो अगर हम यहाँ पे लिखे बच्चा जी, अगर हम यहाँ पे लिखे शैवाल की अगर बात करें, शैवाल, ये शैवाल किसके साथ सहजीवी बनाता है? तो शैवाल प्लस कवक, शैवाल प्लस कवक इज इक्वल टू क्या होगा? लाइकेन। क्या होगा? लाइकेन। ध्यान दीजिएगा, लाइकेन होगा। और मैंने आपको बताया था कि ये शैवाल का मतलब क्या होता है? तो शैवालांश। क्या होता है? इसका मतलब होता है शैवालांश। क्या होता है? शैवालांश यानी शैवाल का अंश। और कवक का मतलब होता है कवकांश। क्या होता है? कवकांश। ठीक है, तो ये मतलब हुआ, यानी कि शैवाल और कवक ये दोनों जब आपस में सहजीवी संबंध बनाते हैं तो होता है लाइकेन। क्या होता है? इसको कहते हैं सहजीवी संबंध। क्या कहते हैं? सहजीवी संबंध। क्या कहते हैं? सहजीवी संबंध। ठीक है, संबंधन हो गया ना जी, सहजीवी संबंध है। समझ में आ गई? सहजीवी संबंध, शैवाल और लाइकेन, शैवाल और कवक ये दोनों मिलकर के यानी दोनों सहजीवी संबंध बनाते हैं और होता है लाइकेन। एक महत्वपूर्ण पॉइंट है कि लाइकेन जो होता है, ठीक है, एक महत्वपूर्ण पॉइंट यहां पे लिख लीजिएगा कि लाइकेन प्रदूषण का सूचक होता है। क्या होता है? प्रदूषण का सूचक होता है। सूचक होता है। कहिए गुरुजी समझ में नहीं आया, समझ में नहीं आया, अर्थात में लिखिएगा, समझ में आ जाएगा। अर्थात ये प्रदूषित वातावरण में नहीं उगते हैं, वातावरण में नहीं पाए जाते हैं। डायरेक्ट लिखिए, नहीं पाए जाते हैं। अब समझ में आ गया होगा, नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहां महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है कि लाइकेन प्रदूषण का सूचक होता है। ठीक है, प्रदूषण का सूचक होता है, अर्थात ये प्रदूषित वातावरण में नहीं पाया जाता है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ है कि प्रदूषण का सूचक कौन सा होता है, तो कहिएगा लाइकेन। साथ ही साथ लिटमस पत्र बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। किसका? लाइकेन का उपयोग लिटमस पत्र बनाने में उपयोग किया जाता है। लिटमस पत्र का उपयोग कहां होता है? आप हमें बताइए जल्दी से कमेंट करके कि लिटमस पत्र का जो उपयोग है वो कहां पर किया जाता है। ठीक है, हाँ, सूचक की कुचक, सूचक लिखे हैं, सूचक है। क्या क्या कोसते रहता है। ठीक है, बिल्कुल, हाँ, टाइम हो गया, ठीक है, बिल्कुल। सर बायोलॉजी अच्छे से पढ़ रहे हैं, IAS बन सकते हैं। बायोलॉजी अगर अच्छे से बनिए पढ़िएगा तो आप नीट क्वालिफाई कीजिएगा, है ना, और MBBS बनिएगा। ठीक है, और अपने वाली को भी पास बुलाइएगा तो उससे 500 फीस लीजिएगा, फिर कहिएगा आओ चेकअप करते हैं। टाइम हो गया गुरुजी, ठीक है। हाँ बिल्कुल। चलिए, कृष्णा गुप्ता कह रहे हैं कि अम्ल एवं क्षार को पहचानने के लिए लिटमस पत्र का उपयोग किया जाता है। किसका? अम्ल एवं क्षार को
अम्ल एवं क्षार को पहचानने के लिए किसका उपयोग करते हैं? पहचानने के लिए लिटमस पत्र, किसका? लिटमस पत्र का उपयोग किया जाता है। लिटमस पत्र का उपयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है। तो ये बात भी आप लोग लिख लेंगे, ठीक है? किया जाता है, महत्वपूर्ण बातें थी, ठीक है? किया जाता है, ठीक है? स्टार दे करके आप लिख लेंगे यहाँ पे कि अम्ल एवं क्षार को पहचानने के लिए लिटमस पत्र का उपयोग किया जाता है। बिल्कुल। ओहो समझ से बाहर जा रहा है मंटू माफिया, क्या बात है? मैंने आपको बताया, मैंने आपको यहां समझ से बाहर कैसे जाएगा? मैंने कहा सेवलांश, यानी शैवाल और कवक मिल करके लाइकेन बनाते हैं, और शैवाल और कवक का जो संबंध होता है उसको कहते हैं सहजीवी संबंध। क्या कहते हैं? सहजीवी संबंध। और ये सहजीवी संबंध इसलिए कहलाता है क्योंकि शैवाल के बिना कवक अधूरा है और कवक के बिना शैवाल अधूरा है, यानी ये दोनों जो है एक दूसरे के लिए ही बने हैं। यानी कि अगर कहा जाए तो कह सकते हैं, अगर शैवाल कहेगा कवक से कि बिन तेरे जिंदगी अधूरी है सनम, तो ये भी कहेगा कि बिन तेरे जिंदगी अधूरी है सनम, क्योंकि एक दूसरे के बिना ये रह ही नहीं सकता है, ठीक है? क्योंकि ये पोषण प्रदान करता है और ये जल प्रदान करता है, और ये दोनों के बीच का संबंध क्या कहलाएगा? तो सहजीवी संबंध कहलाएगा। और जब दोनों एक साथ मिलेगा तो बनेगा लाइकेन। लाइकेन प्रदूषण का सूचक होता है और ये प्रदूषित वातावरण में नहीं उगता है, और इसी लाइकेन का उपयोग लिटमस पत्र बनाने में किया जाता है। किसमें? लिटमस पत्र बनाने में किया जाता है। और लिटमस पत्र का उपयोग अम्ल एवं क्षार बनाने के लिए किया जाता है। किसका? अम्ल एवं क्षार की पहचान करने के लिए किया जाता है। इतनी बातें एकदम सिंपल भाषा में तो मैं बता रहा हूं, तब भी आपको समझ में नहीं आ रहा है ना जी? हाँ, और कहा जाता है ना, समझ करके ना समझ बनना एक बहुत बड़ी समझदारी होती है। तो हमें तो लगता है यही बात है, हमें लगता है यही बात है, ठीक है? बिल्कुल, कोई बात नहीं। हाँ, रोशन कुमार का ना मेरा कमेंट पढ़िए सर, बिल्कुल। चलिए आज की क्लास को हम यहीं पे करेंगे समाप्त, ठीक है? अगर अभी आप लोगों को कोई डाउट है, कुछ आपको पूछना है तो जरूर पूछ सकते हैं, ठीक है? जल्दी से 2 मिनट का टाइम देंगे आपको, ठीक है? 2 मिनट का टाइम देंगे आप लोगों के लिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जल्दी से जो पूछना है जल्दी से पूछिए, एकदम 2 मिनट का टाइम है। हाँ, और एक बच्चा जो है कल हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट हम देखे रीड कर रहे थे, तो उसमें देखिए एक बच्चा पूछा था कि गुरुजी जब व्यक्ति अंतरिक्ष में जाते हैं तो उस समय उन क्या खाते हैं, यानी कि उनका पोषण क्या होता है, क्या खाते हैं अंतरिक्ष में जाते हैं? तो बच्चा जी हम लोग इसी में पढ़ने वाले हैं कि शैवाल को खाते हैं, यानी शैवाल की कुछ प्रजातियां जो है पोषक तत्वों से भरपूर होती है, उन शैवालों को खाते हैं अंतरिक्ष यात्री, ठीक है? हाँ, एक सवाल है, जल्दी से पूछिए। अम्ल एवं क्षार में क्या अंतर है? निखिल यादव केमिस्ट्री वाले सर बताएंगे, ठीक है? खट्टा मीठा नमकीन के बारे में वही बताएंगे, ठीक है? हाँ, मैं खट्टा मीठा नमकीन नहीं बताता हूं। लाइकेन क्या होता है गुरुजी? शैवाल एवं कवक का सहजीवी संबंध लाइकेन कहलाता है। हाँ, लोकोमोटेशन क्या होता है? मनीष कुमार मैं नहीं समझ पा रहा हूं आपके सवाल को, एक बार कमेंट बॉक्स में बोल दीजिएगा। हाँ, कमेंट इतने तेजी से चल रहा है ना। हाँ बिल्कुल, अरे मंटू कुमार पूछो, पूछ नहीं रहो, एक सवाल है कर रहे हो। चलिए बहुत अच्छा, मिलते हैं कल के क्लास में, सभी लोग हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए, ठीक है? हाँ, और इसी तरह इंजॉय करते रहिए, और बायोलॉजी क्लास में अधिक से अधिक संख्या में आप और अपने दोस्तों को क्या कीजिए, हाँ बिल्कुल, लाइकेन को इमेज के साथ दिखा देंगे, पार्क ही दिखा देंगे आपको, लाइकेन पार्क, ठीक है? हाँ, लाइकेन पार्क ही आपको दिखाएंगे, क्या ये इमेज की बात करते हैं, बिल्कुल।
चलिए ठीक है, मिलते हैं कल के क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। आप सभी लोगों ने जो है एकदम मजे मजे से लास्ट तक जुड़े रहे और बड़ी संख्या में आप लोग जुड़े। ठीक है, अब भी आपको कोई डाउट है इस क्लास का तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि गुरुजी हमें ये चीज समझ में नहीं आया। ठीक है, मैं प्रयास करूंगा रीड करके उसका अगले दिन आपका सोल्यूशन दे सकूं। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल ठीक है। हिंदी का क्लास जो भी क्लास नहीं हो रहा है आप एक बार जो है, हाँ एक बार, हाँ जी ठीक है। चलिए ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल के क्लास में सभी को। बाय बाय, टेक केयर।